दूसरी दुनिया से आए कुछ ऐसे एडवांस एलियंस जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वो तो उन्हें अपनी डिसअपीयरिंग लाइट की मदद से गायब करने लगे। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है फॉरेस्ट में मौजूद एक घर को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक बड़ा परिवार रहा करता था। परिवार के मेन मेंबर्स रे और ओलिविया होते हैं, जो इतने समय बाद कहीं ट्रेवलिंग करके आ रहे थे। लेकिन जब रे और ओलिविया अपने बेटों के साथ एंटर करते हैं घर के अंदर, तो वहाँ पर सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। हर एक सामान फ्लोर पर गिरा हुआ होता है, जैसे कि किसी ने यहाँ पर एंट्री की हो और पूरी तरीके से सारी चीजें तहस नहस कर दी थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ खतरनाक होती है। रे और ओलिविया की बेटी मैसी, जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उन्होंने जाने से पहले उसे वहीं घर के अंदर रुकने के लिए कहा था। लेकिन अब पूरा घर छान मारने के बावजूद भी उन्हें मैसी कहीं दिखाई नहीं देती। रे और ओलिविया की पूरी फैमिली एकदम से परेशान हो गई कि आखिर वो कहां पर चली गई है। बाहर भी जाके लगातार आवाज लगाने पर भी मैसी का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। इससे सभी एकदम पैनिक हो गए कि आखिर मैसी, जो घर से इतना बाहर नहीं निकलती थी, वो आखिर कहां पर चली गई और उसे कहां ढूंढा जाए। देखते ही देखते कुछ महीने बीतते चले गए और अभी तक मैसी का कुछ पता नहीं चला है। रे और ओलिविया के ऊपर एज अ पेरेंट्स क्या बीत रही थी ये समझ सकते हैं, पर उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला कि उसकी बेटी जिंदा भी है या फिर मर गई। शहर में चारों तरफ मैसी को ढूंढने के लिए पोस्टर्स लगा दिए गए थे और पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी रखते हैं कि आखिर उसे फॉरेस्ट में कहां ढूंढे। या तो हो सकता है कि उसे किसी जानवर ने मार दिया हो, या फिर मैसी खुद ही कहीं दूर भाग गई हो। पुलिस ऑफिसर्स तो रे और ओलिविया की पूरी फैमिली से भी पूछताछ करते हैं कि कहीं उनकी वजह से तो मैसी नहीं भाग गई। लेकिन रे और ओलिविया का चेहरा देखकर तो ये साफ लगता है कि उनकी इसमें कुछ गलती नहीं थी। वो तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे कि वो मिल जाए। अब यहाँ रे और ओलिविया को काफी कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके रिलेटिव घर पर आते हैं। उन सारे लोगों में रे का भाई बिली था और ओलिविया की एक सिस्टर होती है जिसका नाम अर्लिन होता है। उसका हस्बैंड केनेथ भी साथ में आया था। वहीं पर रे का बेटा नोआ भी होता है और उसका एक कजिन मॉर्गन था। सभी उस जगह पर बातचीत करके ट्राई कर रहे थे कि वो रे और ओलिविया को कहीं और ध्यान भटका कर रखें। ये उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था और उन्हें पता है कि वो सभी मैसी से कितना प्यार करते थे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी रे और ओलिविया के माइंड से अपनी बेटी के थॉट निकल नहीं रहे थे। होगा भी कैसे, क्योंकि वो उनकी बेटी थी जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यारी होती है और इसका इस तरीके से गायब हो जाना किसी सदमे से कम नहीं। अब यहाँ नोआ टीवी चालू कर देता है, जिसमें केनेथ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वो तो मैसी के गायब होने के केस के बारे में ही बात कर रहा होता है। अब ये न्यूज सुनने पर तो घर के अंदर डिबेट चालू हो गई थी कि मैसी कहाँ गई। इन सारी चीजों से परेशान होकर रे ने टीवी बंद कर दिया और वहाँ से जाने लगा। उन्हें कुछ नहीं समझ रहा था कि आगे वो क्या करे। रे का बड़ा भाई बिली उसे तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जो हो गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते। पर रे के लिए ये चीजें इतनी ज्यादा भारी थी कि वो ठीक से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी बेटी को ढूंढने के अलावा और कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। अब यहाँ बात करने के बाद रे बहुत ही ज्यादा टेंशन में बाहर आकर बैठ जाता है। रे का सर भी बहुत तेजी से दर्द दे रहा था और चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। रात का समय चल रहा था और अचानक आसमान से एक फ्लैश लाइट निकलती हुई दिखाई दी। एक मोमेंट पर रे की नजर उसके ऊपर चली गई, लेकिन वो सोचने लगा कि जरूर ये कुछ दूसरी चीज है। वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में आसमान से छोटे छोटे लाइट्स वापस धरती पर आ रहे थे। इनकी तादाद पहले से बहुत ज्यादा थी, लेकिन रे फिर भी उन्हें सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मिलिट्री के कोई फाइटिंग जेट्स होंगे जो अपनी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रे ने नोटिस किया कि वो सारी अनजान चीजें लाइट इमिट करते हुए फॉरेस्ट में आकर गिरने लग जाती हैं। उनकी लैंडिंग की आवाज तो दूर तक सुनाई दे रही थी। रे इस बात से चौंक गया और डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाकर देखेगा। वो अंदर गया और एक बंदूक अपने साथ ले ली। सभी रे से पूछने लगे कि आखिर इतनी रात को तुम बाहर क्यों जा रहे हो। रे ने बताया कि मुझे फॉरेस्ट के अंदर कोई चमकती हुई चीज दिखी है। अब बिली, जो एक बड़ा भाई होने के नाते इस तरीके से रे को अकेले फॉरेस्ट में जाने के लिए नहीं दे सकता था, इसीलिए बिली भी कहता है कि वो तुम्हारे साथ चलेगा। अब वो सभी जा रहे थे तो केनेथ, नोआ और मॉर्गन भी उनके साथ बढ़ने लगे। यानी अब ये टोटल 5 लोग कार में बैठते हैं और फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रे ने उस अनजान चमकती हुई चीजों को देखा था। उन सभी को क्या अंदाजा कि ये शुरुआत हो चुका है एलियन इमिशन का। ऐसे एलियंस जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हैं। वो सब तो अपनी कार लेकर लगातार डीप फॉरेस्ट के अंदर पहुंच भी गए थे, पर अब उन्हें गाड़ी से उतरकर उस रोशनी की तरफ जाना होगा जिसे कि रे ने देखा था। अब डिसाइड होता है कि रे, बिली और केनेथ आगे की तरफ जाएंगे, वहीं नोआ और मॉर्गन गाड़ी में ही रहने का डिसाइड करते हैं।
उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था इतनी रात के समय फॉरेस्ट में जाने के लिए, तो दोनों डर के मारे एक बहाना बना लेते हैं और कार के अंदर ही छुपे रहते हैं। बाकी तीनों ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी और चारों तरफ वो घूमते रहते हैं कि आखिर वो अनजान चीज क्या थी। रे को तो अभी भी वही लग रहा था कि शायद वो कोई मिलिट्री जेट होगा जो यहाँ पर क्रैश लैंड हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें से जो सोल्जर्स घायल पड़े हुए होंगे उन्हें मदद की जरूरत होगी। लेकिन रे की सोच पूरी तरीके से बदलने वाली है जब उसे रियलिटी पता चलेगी। जब वो तीनों उन चीजों को ढूंढ रहे थे तभी पीछे की तरफ एक येलो लाइट दिखाई जाती है। वो येलो लाइट यहाँ से वहां पर घूम रही थी जिससे कि वो अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। उस येलो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा थी और जैसे उनकी नजर पड़ती तो वो वहां से गायब हो जाती। ये सारी अजीब चीजें वो सब एक्सपीरियंस तो कर रहे थे और वहीं घर की तरफ ओलिविया और अर्लिन को भी बहुत अजीब चीजें महसूस होती हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाजें आने लगी जो घर के चारों तरफ गूंज रही थी। ये आवाजें बहुत ही स्ट्रेंज होती हैं। ओलिविया और अर्लिन जब उस आवाज के पीछे जाकर देखती हैं तो पता चला कि वहां पर एक सड़ चुका हुआ पक्षी मौजूद है। ये पक्षी उन्होंने पहली बार देखा था, शायद उसके पूरे बॉडी पार्ट्स एकदम से सूख चुके हो। इस पक्षी के थ्रू ही वो अजीब आवाज निकल रही थी जो किसी को भी डरा दे। अब रे और बाकी सब अपने साथ कोई भी मोबाइल फोन नहीं लेकर गए हैं तो वो उनसे कांटेक्ट कैसे करे, इसीलिए अब ओलिविया और अर्लिन को उनके वेट करने के सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ फॉरेस्ट में उन्हीं तीनों को दिखाया जाता है जिन्हें फिलहाल अभी तक कुछ मिला नहीं था। फिर भी रे यहाँ पर अपने मन में बिठा कर रखता है कि शायद उसकी बेटी जिंदा हो और वही उसे सिग्नल देने की कोशिश करे, जबकि इन चीजों का रियलिटी से कुछ संबंध नहीं। अब उस कार के अंदर नोआ और मॉर्गन को दिखाया गया जो कि बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक उनकी भी कार के चारों तरफ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी और ब्लू लाइट जलती है। ये लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो नोआ काफी पैनिक हो जाता है। मॉर्गन बड़ा होने के नाते नोआ को कंफर्टेबल करा रहा था और फिर कार से उतरकर चेक करता है कि कार को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नोआ बेचारा कार के अंदर से सब कुछ देख रहा था और उसने ये नोटिस किया कि वो ब्लू रोशनी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कार को चारों तरफ से वो घेर ले रही थी। स्पेसिफिकली वो ब्लू लाइट मॉर्गन के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ जाती है। ऐसा होते ही थोड़ी देर तक तो वहाँ पर भूकंप सा आ गया था। नोआ तो इस पर बहुत तेज चिल्लाने लगा पर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पर नोआ जब मॉर्गन को दिख रहा था तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। उसकी जो टॉर्च लाइट थी वो तो नीचे गिरी हुई होती है। जोर जोर से आवाज देने पर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यानी ये बात सिंपल है कि वही अनजान ब्लू रोशनी मॉर्गन को गायब कर चुकी है। नोआ तो बाकियों को आवाज दे रहा था जिसमें केनेथ को उसकी आवाज सुनने में पड़ जाती है। वो इसीलिए रे बिली के साथ होते हुए सीधा पहुंच गया नोआ के पास। केनेथ नोआ को कैसे भी करके कार से बाहर निकालता है और वो सब कुछ बता रहा था कि मॉर्गन गायब हो चुका है। एक अनजान सी रोशनी आई और वो उसे अपने साथ लेकर चली गई। शुरुआत में केनेथ को लगा कि नोआ मजाक कर रहा है। वो सभी तो अपने कजिन मॉर्गन को आवाज देने लगे, शायद वो यहीं पर छुपा हो और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। बहुत बार ट्राई करने पर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद सभी लोग हार मानकर नोआ के पास चले आते हैं। अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्रीपी हो गई थी कि वो सब काफी डरने लगी। पहले रे की बेटी मैसी गायब हो गई और अब मॉर्गन गायब हो चुका है। वो अनजान सी आवाजें दूर दूर फॉरेस्ट में गूंजती जा रही थी, जिसे सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे। जल्द से जल्द वो सभी ट्रक के अंदर बैठ गए और निकल पड़े अपने घर की तरफ। थोड़ी देर में जब वो सब पहुंचते हैं तो ओलिविया और अर्लिन ने कहा कि मॉर्गन कहाँ पर है। बाकी लोगों ने उसे समझाया कि अजीब सी रोशनी की वजह से मॉर्गन गायब हो चुका है। फॉरेस्ट में पूरी तरीके से आवाज लगाने पर भी मॉर्गन का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब पता नहीं उस फॉरेस्ट में उन्हें कौन सा फिनोमेना एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन जो भी है वो इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को शांत करवा ही रहे थे, तभी मैसी के कमरे में से कुछ आवाजें आने लगती है। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जो चारों तरफ गूंजती हैं। तो इसीलिए रे के साथ बाकी सभी लोग मैसी के कमरे में जाकर देखने लगे। उस जगह पर तो कुछ और नहीं बल्कि मैसी का एक खिलौना था जो अपने आप ही चार्ज होकर चलने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जितने भी खिलौने होते हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप ही चल रहे होते हैं। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल है उन्हें तो नहीं समझता, लेकिन अब घर की सारी लाइट्स एकदम से फ्लिकर होने लगी थी। ऐसा लग रहा होता है कि कोई अनजान चीज उसे कंट्रोल कर रही है। वो जानती है कि सभी लोग घर के अंदर मौजूद हैं। कई देर तक सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपने आप ही चलते रहे और फिर एकदम से बंद हो गए। सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और कमरे के अंदर अंधेरा हो गया था। रे और ओलिविया जिन्हें डर लग रहा था वो सभी एक दूसरे के साथ होते हैं। थोड़ी देर तक वो माहौल एकदम से शांत रहा, लेकिन विंडो के बाहर से उन्हें कुछ लाइट्स फिर से दिखाई देती हैं। ये लाइट्स येलो और ब्लू कलर में मिक्स थी। किसी को अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और देखते ही देखते वो पूरा घर एकदम से हिलने लगा। वहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो नीचे गिर जाती हैं और मानो पूरा भूकंप आ गया हो। भूकंप की वजह से तो सभी लोग अपनी जगह पर टिक ही नहीं पा रहे थे और कई को तो घर के सामान गिरने की वजह से काफी चोट भी लगी होती है। ये मोमेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था और उन्हें समझता नहीं कि वो क्या करे। लेकिन अगर हम कभी इस कंडीशन में रहते जहाँ भूकंप बहुत तेजी से आ रहा है और बाहर की तरफ कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो हमें शायद मारने की कोशिश कर रही हैं, इन सारी चीजों में एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि हमें बाहर नहीं
नहीं भागना है। अर्थक्वेक हिट करने की वजह से बहुत सारे बड़े रीजन में वो पूरी जमीन हिलती रहेगी, यानी डर के मारे अगर बाहर भाग जाते हैं तो बड़ी बड़ी डेब्रीज हम पर गिरने के चांसेस हो सकते थे। तो सबसे अच्छी टेक्निक है कि हम घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर छुप जाएं जो बिल्कुल भी गिरने के लायक ना हो, जैसे कि बेसमेंट या फिर कोई दूसरा कमरा। हमें अपने नी के बल बैठ जाना है और अपने हेड को कवर करना है। हम टेबल या फिर किसी ऐसी जगह पर भी छुप सकते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें किचन वाले इलाके से बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि किचन के अंदर स्टोव होता है और बहुत सारे ऐसे नुकीले यूटेंसिल्स जो भूकंप आने पर हमें चोट पहुंचा सकते हैं। और जितना हो सके उतना बेसमेंट में छुपे रहना है जब तक ये पूरी चीजें खत्म ना हो जाए। भले ही बाहर की तरफ कितनी भी खतरनाक एंटिटी आ जाए, आप अगर बेसमेंट में जाकर बिना कोई आवाज किए वहां पर खड़े रहोगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर रे की फैमिली के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। थोड़ी देर तक वो भूकंप चलता रहा पर अपने आप ही रुक जाता है। देखते ही देखते चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और वो महसूस कर पा रहे थे कि उनके घर के चारों तरफ कुछ तो मंडरा रहा है। वो जो भी अनजान चीज थी वो उन्हें देख रही होती है और उनका चक्कर लगाती है। सभी डरे हुए थे पर रे उन सभी को शांत कराता है और कहता है कि मेरे पास गन है, कोई भी अनजान चीज अगर अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो वो उसे शूट कर देगा। सभी लोग अब ऊपर की तरफ देखने लगे थे क्योंकि टॉप फ्लोर से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही थी। रे अपनी बंदूक निकालकर ऊपर की तरफ नोटिस भी करता है और वेट करता है कि वो कब नीचे आए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता, कोई नीचे आता ही नहीं। अब ये चेक करने के लिए रे ऊपर की तरफ चला गया बिना किसी की मदद के। उसके पास तो सिर्फ एक गन थी जो कि पक्षियों को मारने के लिए होती है, यानी अगर वो हमला किसी इंसान पर भी किया गया तो उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी। रे फिर भी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर जाके देख के आ जाता है, पर अचानक पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। रे सभी को कहता है कि शायद ये सब हमारा वहम है और हमें इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अब उन्हें यहाँ से बाहर तो निकलना होगा, तब जाकर ही वो इस जगह से दूर चले जाएंगे और शहर में पहुंचेंगे। फॉरेस्ट वाले एरिया होते ही बेकार है, पता नहीं लोग यहाँ पर घर क्यों ले लेते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच वो अजीब तरीके की रोशनियां तो बढ़ती ही जा रही थी। एक रोशनी बेसमेंट से भी आती है जिसे नोटिस करने के लिए रे नीचे चला गया और उसके साथ केनेथ और नोआ भी मदद करना चाहता था, तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है। जब तक रे वापस नहीं आ जाता सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ही होते हैं। अब बेसमेंट में फिलहाल कोई आवाज तो आ नहीं रही थी और बहुत अच्छे से चेक करने के बाद उन सभी को एक विंडो दिखाई देती। ये विंडो बेसमेंट और बाहर वाले इलाके को कनेक्ट करती थी। जैसे ही रे बंदूक लेकर थोड़ा पास जाता है तो उसी विंडो से ब्लू कलर की रोशनी लगातार फ्लैश हो रही थी। ये वही रोशनी होती है जिसने कि मॉर्गन को गायब किया था। रे के ऊपर वो पूरी रोशनी पड़ने लगी और बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। सेम उसकी भी वही हालत हुई, यानी कि रे उस ब्लू रोशनी में गायब हो चुका था। केनेथ और नोआ इन चीजों को देख रहे होते हैं और अब केनेथ इस तरीके से रे को छोड़ नहीं सकता था। वो भी रे के पीछे पीछे चला जाता है ऊपर की तरफ उस रोशनी के पास। पता चला कि केनेथ भी उसमें गायब हो चुका है। नोआ बहुत ज्यादा डरते हुए ऊपर की तरफ आया और सभी को ये बताने लगा कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। अर्लिन भी यहाँ पर अपने कमरे में मौजूद थी और उससे भी वो लाइट दिखाई देती है। उसने पूरी तरीके से उस लाइट को विंडो से देख लिया था, यानी उसका भी गायब होना एकदम निश्चित था। बाकी बचे हुए लोग ये चीजें इनकाउंटर करके बहुत ही ज्यादा डर गए और दरवाजा ओपन करके वहां से भागने लगे। हर जगह से खतरनाक आवाजें आ रही थी और वो लाइट्स तो बंद ही नहीं होती हैं, जैसे कोई अनजान चीज फॉरेस्ट में है जो उनका पीछा कर रही है। थोड़ी देर तक भागने के बाद ओलिविया, नोआ और बिली रोड पर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में एक पुलिस ऑफिसर्स की कार वहाँ आ रही थी। पुलिस ऑफिसर्स को देखकर उन लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है कि इस पूरे प्रोसेस के बारे में वो उन्हें बताएंगे। दोनों ऑफिसर्स उन तीनों से पूछताछ करने लगे कि तुम इतनी रात को रोड पर क्या कर रहे हो और आखिर इस तरीके से तुम तीनों भाग क्यों रहे थे। ओलिविया और बिली ने तो उन ऑफिसर्स को अच्छी तरीके से समझाया कि आखिर उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था। वो बहुत अजीब तरीके की लाइट्स थी जिन्होंने एक एक करके उनके फैमिली मेंबर्स को गायब कर दिया। उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक कह रहा था कि मुझे यहीं से सिग्नल मिले थे, यानी किसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टॉर्म की वजह से वो कनेक्शन टूट गया। इन्हीं रीजंस की वजह से वो यहाँ पर आए थे। अब अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए ऑफिसर्स उनके घर में आ जाते हैं और अपनी जांच पड़ताल चालू कर देते हैं। रे और बिली ने जिस तरीके से बताया था कि उनके फैमिली मेंबर्स गायब हो गए हैं, तो वो सबसे पहले पूरे घर की छानबीन करते हैं। घर में आखिरकार कौन था और उनकी कौन कौन सी चीजें वहाँ मौजूद हैं। ये सब ये कंफर्म करेगा कि वो सब सच कह रहे हैं कि नहीं। स्पेसिफिकली दोनों के कहने पर ऑफिसर्स ने बेसमेंट वाले एरिया को देखा। वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं था और सिर्फ रे की हैट मिलती है। ओलिविया इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, बट यहाँ तो उन ऑफिसर्स को लग रहा था कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग अचानक गायब हो जाएं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स यही समझने लगे थे कि उन बच्चों को गहरा सदमा लगा है, तो वो उन्हें साफ एडवाइस दे रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो और जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती स्टेशन में ही रहना। लेकिन ओलिविया, बिली और नोवा इस तरीके से नहीं जा सकते थे अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर। उन्हें पता लगाना होगा कि वो सब कहां पर चले गए। दोनों पुलिस ऑफिसर्स इस केस के बारे में बात करने के लिए अब अपने स्टेशन आ जाते हैं। उस जगह पर उनके कई सारे साथी मौजूद थे।
तभी उसमें से लिया नाम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उनके पास आती है और अपना एक एक्सपीरियंस बताती है। वो कहने लगी कि पिछले हफ्तों से बहुत सारे केसेस बढ़ चुके हैं और उन केसेस के अंदर लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि उन्हें अजीब तरीके की लाइट्स दिखती हैं। ये लाइट्स येलो और ब्लू कलर की थी जिसे अच्छी तरीके से देखने पर लोग गायब हो जाते। पहले तो लिया को भी लग रहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कल रात उसने खुद एक्सपीरियंस किया था इन्हीं सारी लाइट्स को। ये कुछ अजीब तरीके का फिनोमेना है जो उसे भी नहीं समझ रहा, और अगर इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया तो लोग इसी तरीके से गायब होते जाएंगे। लिया अब उस ऑफिसर से सारी बातें शेयर कर देती है जो खुद उसने एक्सपीरियंस की थी। भले ही कई सारे लोग इन चीजों पर भरोसा ना करें, लेकिन लिया को हो चुका है, तो वो ऑफिसर पर और ज्यादा फोर्स करने लगी कि हमें इस केस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। अब अपने फीमेल कलीग की इतनी सारी चीजें सुनने के बाद ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा। उन लोगों ने कई सारी टीम्स तैनात कर दी चारों तरफ फॉरेस्ट के अंदर, यानी जो भी एक्सपीरियंस करेगा उन्हें एक दूसरे को बता देगा। पर उन्हें क्या अंदाजा कि ये उनकी इमेजिनेशन के एकदम बियॉन्ड है। अब यहाँ घर के अंदर बिली धीरे धीरे अंदर घुस रहा था क्योंकि उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं। उसने अपने हाथ में बेसबॉल बैट ले लिया जिससे कि अगर कोई भी अंदर घुसे तो वो उसे मार दे। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ता है तभी उसे नीचे की तरफ कोई दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका पालतू डॉग था जो कई साल पहले गायब हो चुका था। अपने डॉग को देखकर बिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसे गले लगा लेता है। उसने तो अपने डॉग के पोस्टर्स हर जगह पर लगाई थी, लेकिन अब तक उसके डॉग का कोई पता नहीं चला। अचानक ये कहाँ से आ गया उसे नहीं समझता। अपने डॉग के साथ कुछ मोमेंट गुजारने के बाद बिली को बाहर से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, यानी ये वही ब्लू रोशनी थी जो इतने समय से सभी को गायब कर रही है। अब भागने के बजाय बिली पता नहीं क्यों उस रोशनी की तरफ जाने लगा। उसका डॉग भी उसके साथ होता है और वो धीरे धीरे ब्लू रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उसे भी नहीं पता कि आखिर ये चीजें कहाँ लेकर जाएंगी। यहाँ कमरे में ओलिविया सोई हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही ओपन होता है और तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी के बड़े बड़े हाथ दिखाई दिए। वो अनजान चीज जो भी थी इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। धीरे धीरे जब ओलिविया के सामने उस अनजान एंटिटी का चेहरा आता है तो पता चला कि वो एक एलियन है। उसकी पूरी बॉडी मल्टीपल कलर से एकदम ग्लो हो रही थी। ओलिविया ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और काफी चिल्लाने भी लगी थी। दूसरे कमरे में बिली जो होता है तो वो ओलिविया की मदद करने के लिए वहाँ पर भाग कर आने लगा। अब उस कमरे में जो भी एडवांस एलियन था उसके एक इशारे पर दरवाजा बंद हो जाता है। बिली ने बहुत कोशिश की दरवाजा तोड़कर अंदर आने की, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओलिविया अब वहां से भाग पाती एकदम पैनिकिंग मोड में। इससे पहले उस अनजान एलियन ने ओलिविया के सर पर हाथ रख दिया। इस मोमेंट के बाद ओलिविया पता नहीं अपने बॉडी से एकदम बाहर निकल गई थी। उसकी सोल एकदम से चल पड़ती है पृथ्वी से कई ज्यादा दूर ब्रह्मांड की तरफ। अंतरिक्ष के ऐसे फेनोमेना जो आज तक वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर नहीं की थी, उन चीजों को ओलिविया अपनी आंखों से देख पा रही थी। ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीजें वो एलियन कर रहा है। उसके पास शायद इतनी खतरनाक पावर्स हैं जो किसी भी इंसान के मन को कंट्रोल कर सकता है और उसे इस तरीके की दुनिया में भेजता है जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। ओलिविया को तो ये लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है और वो जा रही है किसी अलग ही वर्ल्ड में। कई देर तक उसके मन में यही सारी चीजें चलती रही। अब यहाँ कई देर तक ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बाद ओलिविया अपने बॉडी में वापस आती है, लेकिन फिर भी वो एक इमेजिनेशन में ही थी। ये इमेजिनेशन तब की है जब उसकी बेटी गायब हो चुकी थी। अचानक ही उसके सामने ये मोमेंट आ जाता है जब वो सभी घर से बाहर गए थे और मैसी घर पर अकेली थी। ओलिविया साफ देख पा रही होती है कि जब मैसी अकेली थी तो घर पर केनेथ आया था उससे बातचीत करने के लिए। मैसी ने तो सब कुछ बता दिया कि उसके फैमिली वाले थोड़ा बाहर गए हैं, जिसके बाद मैसी अपने कमरे में आ गई और खेलने लगी। पर यहाँ केनेथ जो ऊपर की तरफ से एकदम नॉर्मल दिखता था, उसकी नीयत एकदम से गंदी हो गई और वो मैसी के कमरे में चला गया। वो मैसी को देखकर काफी हंस रहा था और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है। तुरंत ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और एकदम से सीन ब्लैंक हो जाता है। यानी इस मोमेंट के बाद ओलिविया समझ गई थी कि किसने उसकी बेटी की जान ली है। ये ना तो कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज है और ना ही किसी अलग दुनिया की चीजों का हाथ है। ये सब का सब केनेथ ने किया है जो मैसी की मौत का कातिल बन चुका है। कई देर तक ओलिविया इसी तरीके की पॉसिबिलिटीज देखते रहती है और अगले मोमेंट में वो अपने बॉडी में वापस आ चुकी थी। ओलिविया के नाक से खून भी निकल रहा था और जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसके सामने नोहा था जो उसे आकर गले लगा लेता है। वो सब भी बहुत ज्यादा डर गए थे, पर यहाँ ओलिविया के दिमाग में वही पॉसिबिलिटीज चलती हैं कि वो सारी चीजें जो उसने देखा वो सच है कि नहीं। क्या सच में केनेथ ने उसकी बेटी मैसी को मार
मार दिया है। खैर इसके बाद सामने की तरफ दिखाया गया कि जो जो लोग गायब हुए थे वो आ चुके हैं। रे, केनेथ, मॉर्गन और सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं। सभी लोग वहाँ पर एकजुट हो गए और ओलिविया को बहुत ही गौर से देखने लगे। उन लोगों ने तो अलग अलग टाइप की इमेजिनेशंस देखे थे और उन इमेजिनेशंस में वही कॉमन पॉइंट था जो कि ओलिविया ने देखा, यानी केनेथ ने उसकी बेटी मैसी के साथ गंदा काम करके उसकी जान ले ली है। सभी एकदम श्योर थे और उन्हें पता चल चुका था कि असली गुनहगार कौन है, भले इस चीज में उनकी मदद किसी ने भी की हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटी क्यों ना हो। पर अगर सभी को एक ही इमेजिनेशन आई है तो इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नीचे की तरफ केनेथ भी मौजूद था जिससे ये सब पता होता है, यानी रियलिटी में उसने ये काम किया था और उसी ने ही मैसी की जान ली थी। सभी लोग एक एक करके अब नीचे आते हैं और केनेथ को बहुत गुस्से वाली निगाह में देखने लगते हैं। केनेथ ने अपनी गलती मान ली थी और वो काफी ज्यादा डर कर रोने लगा। पर रे, ओलिविया और उसकी बाकी बची हुई फैमिली जिन्हें सच्चाई पता थी, उन्हें अब समझ में आ चुका होता है कि इसके साथ क्या करना है। वो केनेथ को जान से नहीं मारने वाले थे, बल्कि कानून के थ्रू उसे बहुत ही तगड़ी सजा दिलाएंगे। जल्द से जल्द इन चीजों के बारे में ऑफिसर्स को बता दिया गया और वहाँ कुछ ही देर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स की टीम भी पहुंच जाती है। बाकी लोग तो श्योर थे, लेकिन ऑफिसर को जब तक कोई भी क्लू नहीं मिल जाता तब तक वो केनेथ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद उस फॉरेस्ट के अंदर अब सभी लोग मैसी की डेड बॉडी को देखने लगे जिसे केनेथ ने छुपा दिया था। केनेथ अपनी गलती मानता है, इसीलिए उसने खुद जाकर मैसी की डेड बॉडी निकाली जहाँ पर उसने छुपाई थी और उसे सभी को दिखाते हुए एक और कॉफिन बनाने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक और रोशनी निकलने लगती है जो सीधा उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पड़ रही थी, यानी अब उन पुलिस ऑफिसर्स को भी सब पता चल चुका होता है कि केनेथ कितना बड़ा मुजरिम है। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन फिर भी उसने एक बच्ची के साथ बहुत गलत काम किया है। सारे पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए केनेथ के पास पहुंचे और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। सभी लोगों ने मैसी की डेड बॉडी को भी देखा जो बहुत बुरी हालत में थी, पर अब शायद काफी देर हो चुकी है। ऑफिसर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि वो केनेथ को बुरी से बुरी सजा दिला कर रहेंगे, पर आखिरकार उन्हें ये सच्चाई तो पता चली कि ये गायब होने का काम उन एलियंस का नहीं था। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियन जो कोई भी होता है, शायद उसने इन पूरे परिवार की मदद की सच्चाई पता करने में। केनेथ को कानून के हवाले कर दिया गया और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स भी वहाँ से चले गए थे और उसके बाद उन्हें कभी भी देखा नहीं गया। ओलिविया तो ठंड के समय ऊपर देखकर बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होती है उन एलियंस का, क्योंकि अगर उन्हें ये सच्चाई पता नहीं चलती तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। वो कभी भी अपनी मरी हुई बेटी के लिए न्याय नहीं मांग पाते थे। ओलिविया को तो शुरुआत में लगा था कि ये सब एलियंस उन्हें मारने आए हैं, पर सच्चाई तो कुछ अलग ही थी। ओलिविया तुरंत ही अब अपने कमरे में चली जाती है उन एलियंस को धन्यवाद करते हुए और अपने हस्बैंड रे की आंखों में देखकर यही प्रॉमिस करती है कि वो आगे बढ़ेंगे। जब तक उनकी बेटी मिली नहीं थी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिंदगी में, पर अब जाकर जब उन्हें सच्चाई पता चली है तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ेंगे। कोई भी पास्ट की चीजें वो लेकर नहीं बैठेंगे जिससे उनकी लाइफ खराब हो। रे और ओलिविया एक दूसरे की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हैं और उनकी लाइफ का नया मोड चालू हो चुका था। उन्हें भी अब शायद थोड़ी सी होप है कि जब भी उनके साथ कोई बुरा होगा तो वो एलियंस उनके पास आएंगे। भले ही उन एलियंस का समझाने का तरीका एकदम अजीब हो, पर उन्हें सारी सच्चाई पता थी और उनसे कुछ छुप नहीं सकता था। पता नहीं वो एलियंस हैं या फिर उनके रूप में कोई गॉड के फॉर्म। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।